नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम का अकेला ऐसा शो है जिसमें जनहित की हर खबर के परीक्षण का आधार है। आज पहला परीक्षण मंत्रिमंडल की मेरिट लिस्ट का होगा। मंत्री बनने के लिए क्या मेरिट होती है? मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किस आधार पर होता है? कोई चुनाव हारकर भी कैसे मंत्री बन जाता है? जो चुनाव लड़ने से मना करता है उसे क्यों मंत्री बना दिया जाता है? कोई शपथ लेने के बाद पद स्वीकार करने पर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? कोई कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने पर पद लेने से मना क्यों कर देता है? मंत्रिमंडल पर हर सवाल के जवाब वाला परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिए। दूसरा परीक्षण देश में चल रहे मेरिट स्कैंडल का होगा। नीट से लेकर आईआईटी तक मेरिट के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसे नाम दिया गया है देश का मेरिट स्कैम। सवाल यह है कि मेरिट के घोटाले की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? परीक्षा देने वाला, परीक्षा लेने वाला या फिर परीक्षा की तैयारी करवाने वाला? डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स पर 3D प्रिंटर क्यों बदला जा रहा है? यानी उनको 3D प्रिंटर में क्यों तब्दील किया जा रहा है? एक ही तरह की तैयारी का सॉफ्टवेयर अपलोड है, खटाखट पर्चा सॉल्व हो रहा है, फटाफट मेरिट लिस्ट बढ़ रही है। इस देश में क्या ईमानदारी से एग्जाम लेने की योग्यता ही नहीं है, या फिर यह मेरिट स्कैम नाकाम छात्रों का आरोप है? इसमें कोई सच्चाई नहीं। हर सवाल का जवाब पटियाल के साथ देखिए। तीसरा परीक्षण छत्तीसगढ़ में कानून पर धर्म रक्षकों के आक्रमण का होगा। बलौदा बाजार में सतनामियों ने कलेक्टर और एसपी का ऑफिस जला दिया। यह राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सतनामियों ने कानून हाथ में क्यों लिया? आग में क्या क्या जला? कानून के खिलाफ धर्म के सामने कमजोर सरकार का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिए। चौथा परीक्षण सितारों की दुनिया के अंधेरे का होगा। दावा है कि बॉलीवुड की एक हीरोइन ने सुसाइड कर लिया। 3 दिन तक वो अपने फ्लैट में फंदे से लटकी रही। जब बदबू फैली तो पुलिस आई। हीरोइन का शव बुरी तरह गल गया था और पुलिस का दावा यह है कि उसके घर वाले भी नहीं आए। एक एनजीओ ने अंतिम संस्कार किया। सफलता की दौड़ के सबसे बड़े डर का परीक्षण देखने के लिए रात 9:45 तक आप मेरे साथ बने रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले देश में चल रहे मेरिट के खेल का परीक्षण होगा। पटियाल इस परीक्षण के लिए 2 बड़ी खबरों को देश के सामने रखेगा। पहली, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। और दूसरी, नीट और आईटी में मेरिट स्कैम का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मोदी के नए मंत्रिमंडल की मेरिट लिस्ट का परीक्षण होगा। देश का इंटरेस्ट आज दिन भर यही जानने में था कि मोदी की कैबिनेट में किस किस मंत्री को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, किसे कौन सा हैवीवेट मंत्रालय मिलेगा, किसका प्रमोशन होगा और किसका डिमोशन। मंत्री बनाने की मेरिट लिस्ट क्या होगी? खासकर सहयोगियों को साधने के लिए कौन कौन से बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे? देश चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदारी वाला विभाग किस डिपार्टमेंट को और किस दल को मिलेगा? अब यह स्पष्ट हो चुका है। सारे पोर्टफोलियोज आ चुके हैं। मैं आपको एक एक करके इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन देश में एक बड़े मेरिट विवाद के जिम्मेदारी की तलाश है कि आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बढ़ती मेरिट चिंता का विषय बन गई है। आईआईटी का रिजल्ट आया। टॉपर ने इतने नंबर पाए जो आज तक किसी के नहीं आए थे। नीट में एक साथ इतने टॉपर बन गए जो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आज नोएडा के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर एक बड़ा स्कैम भी पकड़ा गया है। मेरिट में आने और मेरिट के बाहर होने के बीच फंसे देश का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखेंगे। शपथ के बाद देश की नई सरकार कामकाज शुरू कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। नई मोदी सरकार में ज्यादातर पुराने चेहरों की तरह ही उन्हें पुरानी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की तरह तीसरी सरकार में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास रहेगी। गृह और सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह के पास रहेगा।
एस जयशंकर पहले की तरह विदेश मंत्री होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले की तरह निर्मला सीतारमण के पास रहेगी। मोदी सरकार में 2 पूर्व सीएम कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। दोनों को 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें पहले हैं मनोहर लाल, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का काम देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि और पंचायती राज का जिम्मेदार होंगे, उनके पास इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको कार्यभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव पहले की तरह रेल मंत्री बनेंगे। उनका कद बड़ा है और उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सौंप दिया गया है, जो पहले अनुराग ठाकुर के पास होता था। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। ये आप सब कैबिनेट मंत्रियों के कार्यभार देख रहे हैं, जो मोदी 3 की मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है उस पर गौर कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी जगह अब मंत्रिमंडल में है और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। पहले मोदी सरकार में नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बाद में उन्हें हटाकर डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। कोरोना काल में हर्षवर्धन को भी हटाकर मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। लेकिन अब देश की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी फिर से जेपी नड्डा के कंधों पर आ गई है। मनसुख मांडविया को श्रम के साथ खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया है। गुजरात विजय के लेखक CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। उनको जल शक्ति मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पहले ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं। पहले ये जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का काम सौंपा गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय, प्रहलाद जोशी को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जुएल ओरांव को आदिवासी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंपी गई है। पिछली सरकार में यह मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खान मंत्रालय सौंपा गया है। HD कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय TDP के खाते में चला गया है। राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। ये TDP के खाते से होंगे। जीतन राम मांझी को MSME का काम दिया गया है। चिराग पासवान फूड एंड प्रिजर्वेशन, ये मंत्रालय युवा हैं, एकदम 5 की 5 सीटें लेकर आए हैं और उनको चिराग पासवान को यह मंत्रालय दिया गया है। NDA सरकार में नंबर 2 कौन होगा, यह सवाल पूछा जा रहा था। अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। मोदी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी 4 पावरफुल मंत्रालय बीजेपी के पास ही रखे हैं। डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर। प्रधानमंत्री के इन चारों मंत्रालयों का काम पुराने मंत्रियों के पास ही रहेगा। सेम जो 2 दूसरे उनके टेन्योर में थे, वही तीसरे टेन्योर में भी संभालेंगे। सरकार में कैबिनेट की 8 कमेटियां काम करती हैं। इन सब में यही 4 पावरफुल मंत्री अपनी भूमिका निभाते हैं। कमेटियों में परमानेंट सदस्य यही होते हैं। गृह मंत्री 8 कमेटियों के सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री 7 कमेटियों के सदस्य होते हैं। रक्षा मंत्री नियुक्ति और आवास को छोड़कर बाकी 6 समितियों के सदस्य होते हैं। विदेश मंत्री वित्त और सुरक्षा के अलावा बाकी 6 समितियों के सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो NDA में बीजेपी के पास रहेंगे। पटियाल अब मोदी सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों और उनकी मेरिट का परीक्षण करेगा। आज इस परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, यह बताने के लिए पटियाल मोदी मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे आपको दिखाना चाहता है। ये चेहरे हैं पंजाब के बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू, पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री रही निर्मला सीतारमण और केरल के बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी। मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले इन तीनों चेहरों में सबसे दिलचस्प नाम रवनीत सिंह बिट्टू का है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बिट्टू ने लुधियाना से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद भी मोदी सरकार ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया है। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का विभाग मिला है। बिट्टू को जनता ने नकार दिया, लेकिन मंत्रालय में जगह फिर भी मिल गई उनको। हार के बाद भी मिनिस्टर बनाए जाने का आखिर मतलब क्या होता है, यह समझने के लिए पटियाल आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता है। रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना था।
रवनीत बिट्टू भी अपने आवास से निकले, लेकिन रास्ते में बिट्टू का काफिला ट्रैफिक जैम में फंस गया। तो कार से उतरकर बिट्टू ने पीएम आवास की ओर दौड़ लगा दी। हाँफते हाँफते किसी तरह प्रधानमंत्री की बैठक में पहुंचे। सवाल वही कि मेरिट क्या है? जो चुनाव नहीं जीत सकता वो मंत्री आखिर क्यों? कोई खास स्पेशलाइजेशन है क्या उसका? बिट्टू हारकर भी मंत्री बन गए, लेकिन निर्मला सीतारमण चुनाव ना लड़कर भी वित्त मंत्री बन गई। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मना करने के बावजूद निर्मला सीतारमण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। जो चुनाव नहीं लड़ना चाहे, जो चुनाव लड़े लेकिन हार जाए, सब मंत्री पद की मेरिट रखते हैं। आखिर क्यों? जब पटियाल आपको बीजेपी के नए नवेले सांसद और मोदी सरकार के मंत्री सुरेश गोपी के बारे में जो बताना चाहता है, जिसे पब्लिक ने पहले सुपरस्टार बनाया, फिर चुनाव के सिर माथे बिठा लिया, पहली बार जीते, लेकिन मोदी ने उन्हें मंत्री पद की लिस्ट में डाल दिया। शपथ लेने नहीं पहुंचे, दिन भर उनके हाना का खेल चलता रहा। सूत्रों का दावा है कि गोपी अपने फिल्म करियर को दांव पर लगाकर मंत्री का काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों की तरह उनके पास मिनिस्ट्री में काम करने का वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि उनके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज का इतना बोझ है। हालांकि सुरेश गोपी ने बाद में जानकारी दी कि वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन में मंत्री बनने में आखिरकार मेरिट में उनको शामिल क्यों किया गया? ये एक सवाल उठता है ना। आखिर मंत्रिमंडल में शामिल होने का आधार क्या है? जाति, क्षेत्र, गठबंधन, दल और चुनावी समीकरण और स्पेशलाइजेशन होना क्या जरूरी नहीं है? कि आपकी क्या विशेषता है? देश के बच्चे मेरिट लिस्ट से परेशान हैं, लेकिन नेतागिरी में इसका कोई महत्व नहीं है। यहां मेरिट के मायने ही अलग हैं। अब पटियाल स्पीकर पद का परीक्षण करेगा। लोकसभा का नया स्पीकर कौन होगा? सबके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है। स्पीकर की रेस में सबसे आगे ओम बिड़ला का नाम चल रहा है। ओम बिड़ला मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। स्पीकर का दूसरा संभावित चेहरा आंध्र प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और राजमुंद्री के सांसद पी पुंदेश्वरी को माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जन सेना के साथ बीजेपी का गठबंधन कराने में पुंदेश्वरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी या जेडीयू कोटे से किसी एक नए चेहरे को लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से स्पीकर पद के लिए कौन सा कैंडिडेट होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो चाहते हैं या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, और इस रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ये कौन कौन से नाम हैं, अब ये भी जान लीजिए। सबसे पहले सुनील बंसल, जो यूपी में संगठन महामंत्री रहे हैं, 2017 यूपी चुनाव में अहम रोल निभा चुके हैं और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। अध्यक्ष पद की रेस में दूसरा नाम महाराष्ट्र के विनोद तावड़े का है। तावड़े पिछड़ा समाज से आते हैं और उनकी टास्क फोर्स का काम तो आपने देख ही लिया इस चुनाव में, कैसे दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल करने का काम करते थे बड़े बड़े नेताओं को। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव तावड़े को है। इस चुनाव में उन्होंने बहुत नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है, तो हो सकता है उनको संगठन में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। तीसरा नाम अनुराग ठाकुर का है। हिमाचल की हमीरपुर सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अनुराग बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुराग को संगठन और सरकार का अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें भी मिल सकती है। चौथा नाम महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं, संगठन और सरकार का अच्छा खासा अनुभव है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा भी जताई थी। रेस में 5वां नाम राम माधव का है। जानकारों का मानना है कि राम माधव एक ऐसा चेहरा है जो सरकार और संघ के बीच अच्छी पैठ रखते हैं और उन्हें संगठन और सरकार के बीच समन्वय का अनुभव बहुत अच्छा है, तो उनका भी नंबर इस पोस्ट के लिए लग सकता है। अब पटियाल पीएम मोदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का परीक्षण करेगा। आज नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही मोदी एक्शन में आ गए। पहला दिन कितना एक्टिव रहा, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं।
सुबह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोदी ने पीएम पद का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही पहला फैसला किसानों के बारे में लिया गया। किसान सम्मान निधि को 17वीं किस्त जारी की गई। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। मोदी के आदेश के बाद किसानों को 20,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी ने अपनी सरकार और मंत्रियों के लिए क्या विजन फिक्स किया है, इसकी जानकारी भी आज पीएम ने दे दी। आप भी सुनिए। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। अब पटियाला मोदी कैबिनेट की पहली बैठक का परीक्षण करेगा। मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक की। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए उनके हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीब परिवारों को अतिरिक्त घर दिए जाएंगे। इसमें शहर और गांव दोनों के गरीब शामिल हैं। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने बयान में मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा है कि मणिपुर साल भर से शांति की राह देख रहा है। प्राथमिकता से उस पर विचार करना होगा। हर धर्म सबकी पूजा का सम्मान करना होगा। मोहन भागवत का यह बड़ा बयान आया है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस एनटीए की तरफ से अगर बच्चों को एग्जाम लेट भी मिलता है तो उसका कंपनसेशन टाइम दे के दिया जाता है। तो शिक्षा मंत्री दोबारा से एक फ्रेश तरीके पे पेपर किया जाए और एनटीए से टेंडर वापस लिया जाए और किसी केपेबल बॉडी को दिया जाए। पेपर लीक हुआ था 4 मई को, और 4 मई को ही बच्चों को पेपर मिल गया है। और 4 मई को सेम पेपर, जो पेपर हम लोगों ने दिया है, सेम पेपर वही पेपर ये 4 मई को आ चुका था। युवा देश का भविष्य, और भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कैम किया है, स्कैम डकैती किया है बच्चों के साथ, देश भर के बच्चों के साथ। सीबीआई जांच हो। हमारी मांगे तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार ये हालत है कि हमें कोई कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे, तो हमें यही डिमांड है हमारी कि सीबीआई इंक्वायरी हो और ग्रेस मार्क्स हटा के फिर से रीनीट हो। मजाक चल रहेगा यहाँ पे। हम यहाँ पे 2 साल से मेहनत करके 650 पहुँचे हैं और उनको बिना मतलब के यहाँ पे इतने 720 में 720 मार्क्स दे देते हैं। ये नीट रद्द करके फेयरली सभी के लिए वापस से करवाया जाए और जहाँ चीटिंग हुई है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। ये रिजल्ट जो एमसीए की तरफ, एनसीआई की तरफ जाने वाला है काउंसलिंग का, उसके पहले ही एनटीए के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं
हमारा मुद्दा सिर्फ ये कि 200 छात्राओं को ये पास करें, नहीं तो री एग्जाम लें। मार्क्स वाले तो सीधा 4 गुना रैंक बढ़ गई सबकी, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये मास पेपर लीक है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये मास पेपर लीक, या तो एनटीए झूठ बोल रहा है कि खाली 1563 है, उससे ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। सब उसने खुद के हाथ में लेकर रखा हुआ है, लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्ज़ाम देने का सोचें। अब पटियाला परीक्षा में मेरिट वाले अन्याय का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण आज इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरिट वाला विवाद देश के बच्चों के लिए सिंड्रोम बन चुका है। कैसे देश की बड़ी बड़ी कोचिंग फैक्ट्रियों में रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, मेरिट के नाम पर कैसे छात्रों को उनकी रुचि से दूर किया जा रहा है। हमारे इस परीक्षण के केंद्र में है नीट और आईआईटी एग्जाम का मेरिट विवाद। नीट के रिजल्ट में तथाकथित धांधली के आरोप लगाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि रिजल्ट को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई। याचिका में 4 जून को घोषित हुए नतीजों के आधार पर काउंसलिंग रोकने की भी मांग उठाई गई है। नीट धांधली मामले की जांच एसआईटी से कराने की गुहार भी उसी याचिका में लगाई गई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले लोग कौन हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप नीट के मेरिट विवाद के सभी पक्षों की स्थिति समझ लीजिए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पेपर लीक हुआ। एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इससे साफ इनकार कर रही है। छात्र चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम करवाए जाएं, लेकिन एनटीए दोबारा एग्जाम करवाने के पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स देने वाली उनकी इस पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एनटीए ग्रेस मार्क्स को सही ठहरा रहा है। वो बार बार एक पेपर पलट रही थी। मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पेपर लीक के आरोप लगे हैं, हमने अपने सिस्टम को चेक किया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट में धांधली के आरोपों पर एनटीए 2 दिन पहले अपनी सफाई दे चुका है। स्टूडेंट्स के तमाम आरोपों को सिरे से नकारा जा चुका है। भोपाल की रहने वाली निशिता ने भी नीट का एग्जाम दिया था। ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन और आंसर शीट के मिलान पर 720 में से 617 नंबर आए थे निशिता के, लेकिन अब रिजल्ट आया तो निशिता को नंबर मिले 340। अब निशिता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। निशिता की क्या दलील है, उनके वकील आदित्य संघी से आप सुन लीजिए। नीट 2024 यूजी एग्जामिनेशन है, इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। आज से पहले नीट के इतिहास में कभी भी 720 या टॉपर्स जो थे वो सिर्फ 3 बच्चे आए थे। आज 2024 के एग्जाम में 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 स्कोर लेके आए हैं। कुछ बच्चे जो हरियाणा के थे वो हरियाणा से गोधरा गए और गोधरा गुजरात 700 किलोमीटर जाके वहाँ उन्होंने पेपर दिया, और उस सेंटर से, इसी तरह झज्जर के एक सेंटर से लगातार सेम सीरियल नंबर के रोल नंबर्स में बच्चों को 1 से मार्क्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। कहीं बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 4 मार्क्स कटेंगे, तो 720 में से फिर उसको मिलेंगे 716, लेकिन इसमें 717 भी दिए गए हैं, 718 भी दिए गए हैं, 719 भी दिए गए हैं, जिससे पूरा समझ में आ रहा है कि पहले पेपर दे दिए गए थे, पहले सेंटर्स ऐसे बना दिए गए थे कि आप इन सेंटर्स में बैठोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोले मारने हैं, आपको एक्टिंग करनी जिससे कि आप सीसीटीवी कैमरे में ऐसा दिखो कि आप पेपर दे रहे हो। बच्चे मेरिट में फंसे हैं और वकील उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में। क्या देश की कोई ऐसी परीक्षा बची है जो कोर्ट के दरवाजे तक ना पहुंचती हो? किसी भी ग्रुप की परीक्षा हो, बी, सी, डी, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इन परीक्षा मामलों का पहुंचना अब आम सी बात हो गई है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी का कोर्ट कचहरी पहुंचना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत शायद अनिवार्य हो गया है। 4 जून को नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया, तभी से बवाल मचा हुआ है। किसी को ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति है तो किसी को अपने मार्क्स पर ही।
अब लखनऊ की आयुषी पटेल का केस सुन लीजिए आप। आयुषी की OMR शीट फट गई। ऐसा दावा किया गया कि उसकी मार्कशीट फटी हुई थी। NTA ने भी कहा कि आयुषी भी चाहे तो अपनी शीट देख ले, वो फटी हुई है। अब आयुषी ने क्या किया, वो हाई कोर्ट चली गई। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने आयुषी पटेल से बात की है, आप भी सुनिए। रिजल्ट कब आया था और उस दिन क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था उस दिन का? सर रिजल्ट 4 जून को आना था, जिसकी हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। एकदम से रिजल्ट आता है, मैं भी साइट पे ओपन करती हूँ अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, तो मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। मुझे लगा 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से ओपन नहीं हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 1 आवर बाद एक मेल आता है, और मेल में मतलब लिखा हुआ था कि आपकी OMR शीट डैमेज टॉर्न कंडीशन में है, इसीलिए हम आपकी OMR शीट को स्किप कर रहे हैं। वो टॉर्न हुई टेम्पर की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, मेरा तो अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे बस इतना ही प्ली है कि जो भी है मेरी OMR शीट को आप मैनुअली, मेरी OMR शीट को कम से कम आप मैनुअली चेक कर दो, क्योंकि इसमें एक एक बबल विजिबल है। हमने भी कैलकुलेट करा तो आपको भी 5 ही मिनट लगेगा कैलकुलेट करने में। इससे आपके 5 मिनट देने से मेरा साल, मेरे 4 साल बच सकते हैं। आंसर शीट अगर फटी हुई थी तो उसे एग्जामिनेशन सेंटर में लिया क्यों गया? वहीं स्टूडेंट से यह सवाल क्यों नहीं किया गया? और अगर आंसर शीट सही सलामत थी तो फिर वो चेकिंग के दौरान फट कैसे गई? और उसका जिम्मेदार आखिर स्टूडेंट कैसे हुआ? बात सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की एक और प्रतिष्ठित शिक्षा प्रणाली में परीक्षा होती है JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरिट बढ़ती जा रही है और सिलेक्शन लिस्ट में खास जोन और ट्रेनिंग के लोग ज्यादा सफलता पा रहे हैं। आगे आपको टॉपर्स तैयार करने वाले 3D प्रिंटर के बारे में भी बताना है। पहले आप IIT में मेरिट वाला खेल समझ लीजिए। इस बार वेद लाहौटी JEE टॉपर बने हैं, लेकिन वेद के टॉपर बनने से ज्यादा चर्चा उनके 3 नंबरों की हो रही है, जिन्होंने मेरिट वाली लाइन में वेद को टॉप पर पहुंचा दिया। दरअसल 355 अंक पाकर टॉपर बने वेद को पहले 352 अंक मिले थे। गौर से सुनते जाइएगा। IIT ने जब प्रोविजनल मार्कशीट दी तो वेद को लगा कि उसके 2 सवाल गलत कैसे हो गए, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए थे। वेद ने प्रोविजनल मार्कशीट को चैलेंज कर दिया। वेद के चैलेंज करने के बाद IIT ने अपनी गलती मानी और वेद का एक जवाब सही मान लिया गया। इससे वेद का स्कोर बढ़कर हो गया और उसके बढ़ते ही JEE की मेरिट लिस्ट में वो टॉप पर पहुंच गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ वेद ने टीचर्स को जब चैलेंज किया हो। वेद बचपन से ही ऐसा करते आए हैं। दावा है कि जब स्कूल में टीचर्स वेद को कम नंबर देते थे तो वेद अपने नाना जी को लेकर स्कूल पहुंच जाते थे और टीचर के नंबर काटने वाले फैसले को चैलेंज करते थे। लेकिन तब उनके चैलेंज से किसी का सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता था। पढ़ाई और कंपटीशन में यही फर्क है। क्लास में आप पास होते हैं, कंपटीशन में सिलेक्ट होते हैं, ये फर्क है। डॉक्टर इंजीनियर मेरिट का खेल चल रहा है। जो मेरिट में आएगा वो आगे पढ़ने जाएगा। तो देश में ये एग्जाम क्लास की क्रिएट कौन करता है? आखिरकार इस तरह का कौन इनको जो है वो अलग अलग बॉक्सेस में मेरिट लिस्ट के आधार पर नए क्रिएशन कर रहा है? देश में ऐसे भी बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर की लिस्ट से बाहर हैं, वो भी पढ़ते हैं, उन्हें भी दाखिले के लिए लड़ाई लड़नी है। उनके साथ तो मेरिट के नाम पर बहुत सारी लूट खसूट होती है। ऐसे ही बच्चों की एक कहानी अब पटियाला आपको बताने चला है, जिन्हें समाज मेरिट पर कमजोर समझकर प्राइवेट कॉलेजेस के भरोसे छोड़ देता है। उन्हें लूटने की वारदात के बारे में पता चला है और यह खबर उन मां बाप के लिए बहुत जरूरी है जो अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया जो नामी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करता है। पुलिस ने 5 करोड़ रुपए के चेक भी इस गिरोह से बरामद किए हैं। ये गैंग अलग अलग राज्यों में फर्जी दफ्तर खोलकर सोशल मीडिया के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स को शिकार बनाता था। पुलिस का यह दावा है कि यह गैंग MBA, BSc और इंजीनियरिंग समेत कई तरह के कोर्सेज में एडमिशन दिलवाने का झांसा देता था। पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट कर 16 मोबाइल फोन और 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। गैंग में कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। ये लोग हाईली एजुकेटेड हैं। इनमें से काफ़ी लोग, जिनमें से कोई MBA किया है, कोई BSc किया है और कोई अन्य डिग्रियां ले रखा है। एक ऑफिस इनकी सेक्टर 58 में नोएडा में है, एक पुणे में है। ये लोग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश
और अन्य प्रदेशों के ऐसे लड़कों को उनको बुला करके उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। 8 से 10 इनके सोशल साइट्स मिले हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू ये लड़कों को आकर्षित करते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। हमारे देश में जेईई का कोचिंग मार्केट 20,000 करोड़ रुपए का है तो नीट का कोचिंग मार्केट 25,000 करोड़ रुपए का। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए माता पिता बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं, कुछ कामयाब होते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की लाइन में खड़े हो जाते हैं। पटियाल का मानना है कि देश में जो मेरिट विवाद चल रहा है उसमें कोचिंग संस्थानों की बड़ी भूमिका है। कोचिंग सेंटर्स बच्चों को 3D प्रिंटर बना रहे हैं। 3D प्रिंटर एग्जाम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, उनमें एक जैसी ट्रेनिंग पाकर सैकड़ों छात्र एक जैसे 3D प्रिंटर की तरह अपने प्रिंट आउट देने लगते हैं, जो प्रश्न पत्र देखते ही खटाखट जवाब की कॉपी निकालने लगते हैं, फटाफट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और झटापट जन्म लेते हैं विवाद। कोचिंग की ट्रेनिंग की वजह से मेरिट बढ़ती जा रही है, लेकिन कोचिंग वाले कहते हैं कि पेपर में आसान सवाल पूछने की वजह से मेरिट बढ़ रही है। अब यहां समझिए, अगर आसान पेपर आएगा तो कोई कोचिंग क्यों जाएगा? कठिन सवाल आएंगे तो बच्चे कोचिंग में जाएंगे और कोचिंग वाले कमाई के पैसे बनाएंगे। नीट विरोध में कई कोचिंग वाले अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब से ये 4 जून से नीट का विवाद शुरू हुआ है तब से बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। पटियाल का एक निवेदन है, मां बाप बच्चों को 3D प्रिंटर बनने से रोके। सरकार कोचिंग के लिए जो भी दुष्चक्र चल रहा है इसे तोड़े तो मेरिट स्कैम पर लगाम लग सकती है। अब पटियाल कानून को जलाने वाली उस आग का परीक्षण करेगा जिसके दामन पर धर्म रक्षकों के दाग हैं। आज छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में गजब हो गया। जिले के कलेक्टर और एसपी का ऑफिस आग की भेंट कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, जिले के कलेक्टर और एसपी ऑफिस को फूंक दिया गया। धू-धू करके जले ये दफ्तर कोई बुझाने के लिए नहीं पहुंच सका। बिल्कुल नई इमारत थी, पता नहीं कैसे आग लगाई कि कुछ ही मिनटों के अंदर इमारत का एक हिस्सा जलकर कोयला हो गया। कैंपस के बाहर खड़ी दर्जनों कार और मोटरसाइकिल भी जला दिए गए। आरोप सतनामी समाज के लोगों पर लगा है। आज दोपहर सतनामी समाज के लोग करीब 5,000 की संख्या में इस दफ्तर के बाहर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस घेर लिया। पुलिस बल उन्हें रोकने में लगा। लाउडस्पीकर पर बार बार ऐलान किया गया कि हिंसा ना करें, आपकी मांग मान ली गई है। वारदात की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, लेकिन भीड़ ने कुछ नहीं सुना। पुलिस का पहरा तोड़कर प्रदर्शनकारी भीतर घुस गए और फिर वो हुआ जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर उठ रही आग की और धुएं की इन लपटों में देख रहे हैं। सतनामियों का दावा है कि मई के महीने में उनके पवित्र धार्मिक स्थल अमर गुफा और जैतखाम में तोड़फोड़ की गई थी। सतनामियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। दावा है कि उम्मीद के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। हर महीने वो इसकी वेट करते रहे। तकरीबन 1 महीने का वक्त जब गुजर गया तो धर्म रक्षकों ने कानून को जिंदा जला दिया। पटियाल का मानना है कि देश के कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यही बात साबित करती है कि हिंदुस्तान तालिबान नहीं है। अगर हम धर्म के लिए अंधे हो गए तो हम भी दुनिया के लिए तालिबानी हो जाएंगे। एक सभ्य और विकसित देश में कानून को चुनौती नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन इकबाल से चलता है। केंद्र को छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल फ्रूट जूस के खिलाफ जारी हुए एक सरकारी आदेश का परीक्षण करेगा। आप गौर से देखिएगा, ये आपके घर की कहानी है, आपकी किचन की कहानी है, आपके डाइनिंग टेबल की कहानी है। देश में शुद्ध खाने की गारंटी देने वाली संस्था ने हम सबको फ्रूट जूस के गड़बड़ झाले को लेकर सावधान किया है। FSSAI ने कंपनियों से कहा है कि वो पैक्ड फ्रूट जूस के डिब्बे पर 100% फलों का रस लिखना तुरंत बंद कर दें और जो लिख चुके हैं वो उसे मिटा दें। FSSAI ने कहा है कि अब फ्रूट जूस कंपनी अपने विज्ञापन में 100% फ्रूट जूस बोलना और लिखना दोनों ही बंद कर दे। 1 सितंबर 2024 से पहले बाजार से ऐसे फ्रूट जूस को हटा लिया जाए जिस पर 100% फ्रूट जूस होने की गारंटी लिखी गई है। अब आपको पटियाल की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी।
करीब एक महीना पहले मैंने आपको ICMR की एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें भारत के लिए शुद्ध भोजन की गाइडलाइंस थी। इसमें यह बताया गया था कि फलों के रस के नाम पर अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें कम से कम 10% यानी 10% फलों का असली रस होना अनिवार्य है, जरूरी है। तब पटियाल ने कहा था कि देश को फ्रूट जूस के फर्जीवाड़े से बचाना चाहिए। FSSAI ने जांच शुरू की तो उन्होंने क्या पाया, गौर कीजिए। उन्होंने पाया कि बाजार में 100% फ्रूट जूस के नाम पर गलत जूस पिलाया जा रहा है। 100% फ्रूट जूस का दावा गलत है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई डिब्बाबंद जूस शुगर की वजह से या उसमें स्वीटनर मिक्स कर दिया जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इस धंधे में और क्या गड़बड़ झाला होता है, इस पर आप एक्सपर्ट को सुनिए और अपने आप जो घर में आपके जूस रखा हुआ है उसके बारे में समझिए। लेबल पे अगर आप पढ़ें तो अधिकतर इन प्रोडक्ट्स में आप पाएंगे, इन पेय पदार्थों में आप पाएंगे कि चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और कोई भी विज्ञापन आपको इस चीनी के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन वो आपको वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आप उसे खरीदने के लिए तत्पर हो जाएं। तो हमें एज सिटीजन्स ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये विज्ञापन में जो चीजें आती हैं खान पान की उन्हें खरीदें, उनका लेबल जरूर पढ़ें। उनमें कितनी चीनी है, कितना नमक है, ये हम जरूर पढ़ें। और हमारी अपनी रिसेंट हमारे जो ICMR और NIN की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर हम देखें, किसी भी पेय पदार्थ में एडेड शुगर 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पटियाल सितारों की दुनिया के अंधेरे का परीक्षण करेगा और इस परीक्षण के पीछे एक हीरोइन की मौत है जिसे देखते ही कैमरों के फ्लैश चमक उठते हैं, जो अपने चाहने वालों को जिंदगी का हौसला देती है। वो हीरोइन अंधेरे में मर गई। लाश लेने कोई नहीं आया, अंतिम संस्कार भी दूसरों को करना पड़ा। यह दुखद कहानी मुंबई के लोखंडवाला के एक फ्लैट से बाहर आई। 8 जून को पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, पुलिस आई, फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, पंखे से एक शव लटका मिला, बुरी तरह से गल चुका था, पहचानना मुश्किल था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिसे पहचानना मुश्किल है वो तो एक हीरोइन है और नाम है नूर मालविका दास। नूर ने हाल ही में एक बड़े OTT शो में काजोल के साथ काम किया था। वो कतर एयरवेज में एयर होस्टेस थी। नौकरी छोड़कर फिल्मों में आई, छोटी मोटी कई फिल्में, सीरियल और OTT सीरीज में एक्टिंग की। नूर असम की रहने वाली है, लेकिन मौत के बाद उसके परिवार से कोई नहीं आया। शव को भी किसी ने क्लेम नहीं किया। पुलिस ने एक NGO की मदद से अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को पता चला है कि नूर को डिप्रेशन था, उनका इलाज भी चल रहा था। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप RSS के कार्यकर्ता शांतनु सिन्हा ने लगाए हैं। अमित मालवीय ने शांतनु को लीगल नोटिस भेजा है। कंगना रनौत थप्पड़ केस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आरोपी महिला सिपाही के समर्थन में खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि कंगना का बयान गलत था, आरोपी का एक्शन स्वाभाविक गुस्सा। देश में शुद्ध खाने की गारंटी देने वाली FSSAI ने कॉटन कैंडी के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। दावा है कि कॉटन कैंडी में गुलाबी रंग लाने के लिए रोडामाइन V नाम का केमिकल मिलाया जाता है। इसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में इस पर पहले से बैन है। मुंबई में वर्ली से मरीन ड्राइव आने और जाने में अब 40 मिनट की जगह सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। चर्चित कोस्टल रोड को मरीन ड्राइव से वर्ली की ओर खोल दिया गया है। चुनाव से पहले वर्ली से मरीन ड्राइव वाला हिस्सा खोल दिया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।